चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट पर। और इसके पहले ना अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। तो अपन ने डेवलपमेंट जाना, डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिविंग विच इज पॉजिटिव इन नेचर, इंक्लूड हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम। क्लियर। फिर उसके अपन ने डिफरेंट चीज़ों के बारे में जाना, ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर के बारे में भी अपन ने समझा, नेशनल इनकम को जाना, पर कैपिटा इनकम, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में भी अपन ने समझा था। ठीक है। फिर बीएमआई और फाइनली एचडीआई जो इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने देखा था। अगर नहीं देखा तो जाके आप जरूर इसके प्रीवियस लेक्चर देखें और एक प्रकार से ना एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आए अपने दिमाग में। तो आज अपन बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भाई साहब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जरूरी क्यों है? तो इसके पीछे ना बहुत बड़ा रीजन है। पहला रीजन, रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। और कोई चीज अगर लिमिटेड हो ना तो उसकी प्लानिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। किस चीज की आवश्यकता होती है? प्लानिंग की। प्लस वन मोर थिंग, उसके कंजर्वेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो यही सारी चीजें ना एक प्रकार से आइडिया को जन्म देती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तीन चीजें, जैसे आपने ज्योग्राफी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक को पढ़ा होगा, वैसे इसमें ना इसको तीन तरीके से समझो। सस्टेनेबल एसडी लिख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पहली चीज, डेवलप करना खुद को इन्वायरमेंट को लॉस ना पहुंचाते हुए। ठीक है, एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना है, खुद को डेवलप करना विदाउट हार्मिंग दी एनवायरमेंट। सेकेंड चीज, फ्यूचर को देखते हुए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना है। किसको देखते हुए? फ्यूचर को देखते हुए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आ जाएगी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। व्हाट इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? बहुत बढ़िया, रीन्यू, वो एनर्जी सोर्सेज जो दोबारा से रिन्यू हो जाए। एग्जाम्पल बता दो भाई साहब। हाँ, सोलर एनर्जी। तो ये अपनी क्या हो जाएगी? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? खुद को डेवलप करना, प्रेजेंटली खुद को डेवलप करना विदाउट हार्मिंग दी एनवायरमेंट। क्लियर। विथ फोकसिंग ऑन दी फ्यूचर नीड्स। ऐसा ना हो कि आपने पूरे रिसोर्सेज आज यूटिलाइज कर लिए, कल के लिए कुछ बचा ही नहीं। एंड थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हो जाएगा? यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच इज नॉन एग्जॉस्टेबल इन नेचर। भाई साहब, ये खत्म होने वाले नहीं, इसलिए आप देख रहे होंगे मोदी जी के ज्यादातर प्लान्स में सोलर एनर्जी के बारे में है, विंड एनर्जी के बारे में है, टाइडल एनर्जी के बारे में है। ठीक है, थर्मल एनर्जी, थर्मल यहाँ पे ये नहीं कहेंगे, यहाँ पे अपन वो जियो थर्मल एनर्जी कह देते हैं। क्या? जियो थर्मल एनर्जी के बारे में। तो ये सारी चीजें ना क्या है? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब ये क्या करती है? लेस पोल्यूटेंट प्रोड्यूस करेंगी, तो एक प्रकार से पोल्यूशन भी लेस होगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप अच्छे से अचीव कर सकते हो। क्लियर। यहाँ पे ना अपन दो केसेस के बारे में बात करेंगे। एक तरफ ऑयल को लेके चलेंगे और एक तरफ ये मिटा दें, आपने लिख लिया होगा। ठीक है, पॉज करके लिख लेना, बिल्कुल एडवांस रहो यार आप लोग। एक बहुत अच्छी चीज पता चली थी आज हमें, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। केयरफुल केयरलेसनेस। क्या गजब टर्मिनोलॉजी है यार। केयरफुल केयरलेसनेस, CARE, केयरलेसनेस। जानबूझ के अनजान बनना, जानबूझ के अनजान बनना, केयरफुल केयरलेसनेस। आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल केजरीवाल जी को देखते हैं। ठीक है, देखा होगा, बढ़िया एक शर्ट अंदर है, एक शर्ट ऐसी जा रही है, बढ़िया ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं, शर्ट में प्रेस नहीं है। ये सब क्यों है? ये बहुत सोची समझी चाल होती है बच्चे। क्लियर। बहुत ही ज्यादा गहनता से उसको समझो। वो दिखाना चाह रहे हैं कि यार हम आप में से ही एक हैं, आई एम लाइक यू। ठीक है। और देखा होगा ढीले ढाले कपड़े, कभी उनको देखा बढ़िया सूट पहने हुए हैं, बढ़िया से मस्त ब्लेजर पहने हुए हैं, टाई है? कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा ना। नॉर्मल क्लोथिंग, ठीक है, वो कोटी वगैरह भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल, कुर्ता पजामा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। बिकॉज केयरफुल केयरलेसनेस। गेटिंग माई पॉइंट? बहुत गहराई है। ठीक है, यहाँ पे अपन केसेस के बारे में बात करते हैं। पहले ऑयल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? ऑयल। देखो ध्यान से समझो, ऑयल क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार रिसेंटली ना, कुछ टाइम पहले ऑयल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में इंक्रीज हो गया था। क्यों? ध्यान से समझना। ऑयल दो टाइप के होते हैं, एक शेल और एक ब्रेंट।
ब्रेंट ऑयल एक प्रकार से ओल्ड ऑयल है, ज़्यादा विस्कस ऑयल है और ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में एज वेल एज ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। ये आपको मिलेंगे अरेबिक पेनिनसुला में। कहाँ मिलेंगे? अरेबिक पेनिनसुला। क्लियर? और ये ना लॉन्ग है, एक प्रकार से लॉन्ग लास्टिंग है एज कंपैरिजन टू शेल। शेल रिसेंटली मिले हैं कहाँ पर? यूएसए में, आज से 10-12 साल पहले। कहाँ मिले हैं? यूएसए में। अब क्या हुआ, डिमांड एंड सप्लाई मार्केट को आप समझ रहे हो, अरेबिक पेनिनसुला उतना सप्लाई कर रहा है जितनी डिमांड है। सपोज करो डिमांड 1, ये भी उतनी ही सप्लाई करने लगा जितनी डिमांड है। 1 + 1 कितना हो गया? 2। सपोज करो मार्केट में डिमांड है 1 लीटर की, कितने की? 1 लीटर की। यूएसए से भी 1 लीटर आ गया और अरेबिक पेनिनसुला से भी 1 लीटर आ गया। कितना हो गया मार्केट में? 2 लीटर। लेकिन डिमांड कितनी है? 1 लीटर की। तो क्या इससे सस्ता बिकेगा ऑयल? बिल्कुल हाँ। क्या सस्ता बिकेगा? बिल्कुल 100% इससे ऑयल सस्ता बिकने वाला। हाँ, गवर्नमेंट आपको सस्ता नहीं देगी। गवर्नमेंट क्यों सस्ता नहीं देगी? आप ओवर कंजप्शन करने लगोगे उस चीज़ का। हाँ, गवर्नमेंट का एक प्रकार से फॉरेक्स बच जाएगा, फॉरेन जो रिजर्व है गवर्नमेंट का बचना चालू हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो कर्जा है वो गवर्नमेंट एक प्रकार से आपसे वसूलेगी एक्स्ट्रा पैसे में। पेट्रोल बेच के सपोज करो गवर्नमेंट को मिल रहा 20 रुपये लीटर पेट्रोल, आपको बेच रही है वो 80 रुपये लीटर पेट्रोल। 60 रुपये गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। और इससे वो खुद के ऊपर जो जितना भी लोन वगैरह है इंटरनेशनली उसको कम करने में लगा देती है। ये हुआ, कंजप्शन उतना ही रहा लेकिन सप्लाई ज़्यादा कर दिया। दिख रहा है ना, यहाँ से भी सप्लाई हो रहा है, यहाँ से भी, यानी ओवर एक्सप्लॉयटेशन या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस। गेटिंग माई पॉइंट? क्या यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज दिख रहा है? बिल्कुल सही बात है। क्या इससे एक टाइम पर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे? सही बात है ना। ऐसे अगर आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो रिसोर्सेज तो खत्म होना 100% तय है। तो ये था भाई साहब ऑयल का केस। अब अपन बात करेंगे ग्राउंड वाटर के बारे में, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा, केयरफुल केयरलेसनेस, ठीक है। ठीक है, वही चीज़ याद आ गई। इफ़ यू आर अ वीक प्रिटेंड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड टू बी अ वीक। बहुत ही सोची समझी चार्ट, ठीक है, कभी खेलना इसके साथ। क्लियर? तो अपन बात करते हैं किसके बारे में? वाटर के बारे में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। भाई साहब, मछली का जीवन पानी नहीं है, हर व्यक्ति का जीवन एक प्रकार से पानी है। तो वाटर को समझो। देखो क्या होता है, एक ये सपोज करो लैंड है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खेत हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ये बिल्डिंग्स हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझना, नीचे क्या है? ग्राउंड वाटर। ये क्या है? ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर टेबल भी कहते हैं या ग्राउंड वाटर लेवल भी कहते हैं, टेबल लेवल। क्लियर? तो ये क्या है? ग्राउंड वाटर है। अब क्या करते हैं, एग्रीकल्चर ने एक प्रकार से बड़े बड़े वेल्स डिग किए, ठीक है, ये वेल्स यहाँ तक ऐसे डिग कर दिए। यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड्स अवेलेबल हो गए। क्लियर? अब ये कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी भी यूटिलाइजेशन के लिए। आप लोग शॉक्ड होगे, इंडिया में सबसे ज़्यादा वाटर यूटिलाइज किया जाता है एग्रीकल्चरल सेक्टर के द्वारा। सबसे ज़्यादा वाटर यूटिलाइज किससे किया जाता है? एग्रीकल्चर सेक्टर के द्वारा। मोर देन, शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोर देन 90% वाटर 90%, हाँ भाई सही कह रहे हैं, 90% वाटर एग्रीकल्चर द्वारा यूज़ किया जाता है। 5 to 6% इंडस्ट्रीज के द्वारा और रिमेनिंग किसके द्वारा? डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हम दोष डायरेक्टली फार्मर्स को कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, फार्मर्स का तो दोष ही नहीं है भाई साहब। अगर वो पानी नहीं देंगे ना फसल को तो आप भूखे मर जाओगे, है ना। इसमें ना दोष है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या प्रोवाइड करानी थी? कैनल्स या सरफेस वाटर, कैनल्स या सरफेस वाटर, पर ये किसी ना किसी कारण से प्रोवाइड नहीं कर पाए, वो हटा। ठीक। अब क्या हुआ, दिन पे दिन जब ये एक्सट्रैक्शन हो रहा है वाटर का, तो ग्राउंड वाटर कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। इतना कम हुआ, लेवल 1 से पहुंच गया लेवल 2 पे। कुछ टाइम बाद कहाँ पहुंच गया? लेवल 3 पे। और उसके कुछ टाइम बाद कहाँ पहुंच गया? लेवल 4 पे। अब एक चीज बताओ, क्या अब एक वेल पानी निकाल पाएगा? नहीं। तो वेल को क्या करेंगे ये? और ज्यादा डिग। ठीक है, क्या अब निकाल पाएगा? हाँ।
जब वहां से भी खत्म हो जाएगा तो नहीं निकाल पाए, और ज्यादा गहराई में वेल को ले जाएंगे। तो दिन पे दिन ना वाटर कहाँ था जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, याद रखना, रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन परकोलेशन। व्हाट इज परकोलेशन? परकोलेशन का मतलब होता है जमीन जो पानी को सोखती है और अपने एक्यूफायर्स, एक्यूफायर्स मतलब जहां पे पानी रहता है वहां पे डिपॉजिट करती है, उसको बोलते हैं परकोलेशन। और आप लोग शॉक्ड होगे, 1 mm पर आवर होता है रेट ऑफ परकोलेशन, 1 मिलीमीटर पर आवर क्या होता है रेट ऑफ परकुलेशन। डिपेंड ऑन वेरियस कंडीशंस ऑफ सॉइल, रिलीफ फीचर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब चट्टानों पे थोड़ी ना होगा, रेत पे तो और स्पीड में हो जाएगा, तो डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों के ऊपर। तो अब क्या हो रहा है, दिन पे दिन पानी नीचे जाता जा रहा है। क्या इससे एक टाइम के बाद पानी खत्म हो जाएगा? ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा भाई साहब। फ्रेश वाटर, क्या चीज़ कम पड़ जाएगा? फ्रेश वाटर। ठीक है, पानी तो बहुत है पर फ्रेश वाटर की कमी है ना। तो क्या इससे आज की सेटिस्फाई आपने कर ली लाइफस्टाइल, फ्यूचर में लॉस होगा? बिल्कुल हाँ। तो चाहे ऑयल ले लो, चाहे आप वाटर ले लो, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर उसको आप ढंग से यूज़ नहीं करते हो तो फ्यूचर में वो रिसोर्सेस क्या हो जाएंगे? एंड। फ्यूचर में क्या हो जाएंगे? दी एंड। क्लियर? अब वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि वी हैव नॉट इनहर्ट दिस लैंड फ्रॉम आवर फोर फादर, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम चिल्ड्रंस। बहुत ही ज़्यादा गहरा है। वहाँ पे वर्ड पकड़ो, बोरो। वाई बोरो? ठीक है, वाई नॉट इनहर्ट? देखो भाई साहब, जो आपको अगर विरासत में चीज़ें मिलेंगी ना, आप उसको धड़ल्ले से उड़ाओगे। क्लियर हुई है बात? बिल्कुल उड़ा रहे हो। ठीक है, पापा ने गाड़ी के लिए पैसे दे दिए, बढ़िया से बुम नागिन बना दोगे गाड़ी, ऐसे बिल्कुल ऐसे करके निकालोगे, बाल उड़ते हुए सामने जाके बैठ जाओगे कहो। तो आप क्या करोगे? कोई भी चीज़ अगर आपको इनहर्ट मिल रही है उससे आप एक प्रकार से बिगड़ जाओगे। लेकिन कोई भी चीज़ उसका मतलब यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप उधार लेते हो, जैसे इमेजिन करो 100 रुपये आपको रिश्तेदारों से मिले, आप वो 100 रुपये की जाके कुछ भी कराओगे, मोमोज खिला दोगे दोस्तों को, कुछ भी भाई साहब, मोमोज तो ऐसे खिलाओगे कि मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वही 100 रुपये अगर आपने उधार लिए हैं किसी रिलेटिव से, तो आपकी कोशिश मैक्सिमम क्या रहेगी? उस उधार को चुकाना है, और आंसरेबल रहोगे आप। आंसरेबल मतलब वो रिलेटिव आपसे पूछेगा, भाई साहब आपने हमसे उधार लिया था, उसका खर्च क्या क्या मैं किया, तो आपको आंसर देना पड़ेगा। तो यही चीज़ है, अगर रिसोर्सेज आप इनहर्ट मानोगे तो आप उसको ओवर एक्सप्लॉइट करोगे, और अगर रिसोर्सेज को आप बोरो मानोगे तो उसको आप ध्यान से उसका यूज़ करने वाले, यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ के करोगे। ठीक है, तो यही था पूरा का पूरा कंसेप्ट। क्लियर हुई ये बात? तो क्यों बोरो कर रहे हैं? ताकि आप उसका बेहतर तरीके से यूटिलाइजेशन कर सको, एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म कर सको, फ्यूचर की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आज के एक प्रकार से रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।